भाई जरा सोचो। एक फिल्म करीब 3-4 साल तक रिलीज होने का इंतजार करती रही। कभी फिल्म का नाम बदला गया, कभी उसके सीन पर ऑब्जेक्शन हुआ, कभी फिल्म में कट्स लगाने की बात हुई। फिर एक दिन अचानक फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई। लोगों ने फिल्म देखनी शुरू ही करी थी कि करीब 2 दिन के अंदर फिल्म को इंडिया में प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। अब पब्लिक के मन में सवाल उठना तो बनता था ना, आखिर फिल्म में ऐसा क्या था? क्या ये फिल्म हिस्ट्री की कोई ऐसी सच्चाई दिखा रही थी जिसको लेकर विवाद हो गया? या फिल्म में क्या कोई लीगल रूल तोड़ा था? या फिर गवर्नमेंट को नेशनल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई कंसर्न था? आज हम सोशल मीडिया के शोर शराबे और बिना किसी प्रूफ वाले क्लेम से दूर रहेंगे, और हम देखेंगे कि हिस्ट्री क्या कहती है, ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या कहते हैं, और लॉ में असल में क्या लिखा है। तो चलो भाई, सतलुज मूवी का पूरा मामला शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2022 से। फिल्म को सर्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए भेजा गया। मई 2023 में फिल्म के अंदर कुछ चेंजेस करने की डिमांड की गई। अब रिपोर्ट्स के अनुसार उस समय 21 मॉडिफिकेशन बताए गए थे। मामला आगे बढ़ा और फिल्म मेकर बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंच गए। लेकिन जनवरी 2025 में उन्होंने अपनी पिटीशन विड्रॉ कर ली। यहाँ एक बात ध्यान से समझना, पिटीशन विड्रॉवल करने का मतलब ये नहीं होता कि कोर्ट ने गवर्नमेंट या सेंसर बोर्ड को सही डिक्लेयर कर दिया। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोर्ट ने फिल्म मेकर को सही मान लिया। कोर्ट ने केस के मेरिट पर कोई फाइनल जजमेंट नहीं दिया था। इसके बाद 3 जुलाई 2026 को फिल्म एक नए नाम सतलुज के साथ जी5 पर रिलीज हुई। लेकिन 5 जुलाई को इंडिया में इसकी स्ट्रीमिंग पॉज कर दी गई। इसके कुछ दिन बाद इंटरनेशनल कैटलॉग से भी फिल्म हटने की रिपोर्ट सामने आने लगी। मतलब भैया, फिल्म स्क्रीन पर आई जरूर, लेकिन ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। और असली कंट्रोवर्सी यहीं से शुरू हो गई। अब फिल्म का असली बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। सतलुज कोई पूरी तरह फिक्शनल कहानी नहीं है। ये फिल्म पंजाब के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जसवंत सिंह कालरा की लाइफ से इंस्पायर्ड है। जसवंत सिंह कालरा ने 1984 से 1994 के बीच पंजाब में मिसिंग पर्सन्स और अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के क्रिमिएशन रिकॉर्ड की जांच शुरू की। सीधी बात थी, कई लोग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पुलिस ऑपरेशन के दौरान गायब हो गए थे। उनकी फैमिलीज को नहीं पता था कि उनके साथ में हुआ क्या। वो जिंदा थे, जेल में थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। फैमिलीज के पास कोई क्लियर आंसर नहीं था। कालरा साहब ने क्रिमिएशन ग्राउंड और ऑफिशियल रिकॉर्ड को देखना शुरू किया। वो ये जानना चाहते थे कि जिन अनआइडेंटिफाइड लोगों का क्रिमेशन हुआ है वो आखिर थे कौन। फिल्म का मेन कैरेक्टर भी इसी स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है। एक नॉर्मल आदमी पूरे सिस्टम से पूछ रहा था कि जो लोग गायब हुए उनका हिसाब कहाँ है। और यही सवाल इस फिल्म को एक नॉर्मल बायोपिक से ज्यादा सेंसिटिव बना देता है। अब भाई, हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आ गए, क्योंकि फिल्म कुछ भी दिखा सकती है, सोशल मीडिया पर लोग कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या कहते हैं ये जानना भी सबसे जरूरी है। अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी एनएचआरसी के ऑफिशियल रिकॉर्ड में पंजाब मास क्रिमिएशन केस डॉक्यूमेंटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने 2097 अनआइडेंटिफाइड क्रिमेशंस के केस की जांच नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को दी थी। ये केस 3 जगह से कनेक्टेड थे: अमृतसर, मजीठा और तरन तारण। एनएचआरसी ने 109 कस्टोडियल डेथ केस में स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिकॉग्नाइज की और अफेक्टेड फैमिलीज को कंपनसेशन देने का ऑर्डर दिया। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर रखो, 2097 अनआइडेंटिफाइड क्रीमेशन और 109 कस्टोडियल डेथ केस अलग अलग लीगल कैटेगरीज है। इन दोनों नंबर्स को मिक्स करके प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। इस ऑफिशियल रिकॉर्ड का मतलब ये नहीं है कि फिल्म में दिखाया गया हर सीन ऑटोमेटिकली 100% ट्रू प्रूव हो गया। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि फिल्म जिस हिस्टोरिकल इशू पर बेस्ड है वो इशू ऑफिशियल और लीगल रिकॉर्ड्स में मौजूद है। यानी कहानी की जड़ सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है। तो देखो, अब सवाल आता है कि जसवंत सिंह कालरा के साथ असल में क्या हुआ था। तो सितंबर 1995 में उनका अपहरण हुआ। इसके बाद मामला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के पास पहुंचा। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करी, केस ट्रायल कोर्ट में गया और इसके बाद हाई कोर्ट्स में अपील हुई। कोर्ट में कालरा की डिटेंशन, उनकी किलिंग और बॉडी को डिस्पोज करने से रिलेटेड एविडेंस डिस्कस हुआ।
इसलिए ये कहना गलत होगा कि जसवंत सिंह कालरा का केस सिर्फ फिल्म में दिखाई गई कोई एक फिक्शनल स्टोरी है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन भी हुई थी, ट्रायल भी चला और पुलिस ऑफिशियल को पनिशमेंट भी मिली थी। हाँ, फिल्म किसी इंसिडेंट को ज्यादा इमोशनल या ड्रामेटिक तरीके से प्रेजेंट कर सकती है, लेकिन कालरा का अपहरण और मर्डर लीगल रिकॉर्ड का हिस्सा है, यानी यहाँ हिस्ट्री और लॉ दोनों मौजूद है। अब आते हैं फिल्म के रिलीज वाले असली पंगे पर। फिल्म का शुरुआती नाम था गल्लूगारा। इसके बाद इसका नाम बदलकर पंजाब पंजाब 95 किया गया और आखिर में फिल्म सतलुज नाम से रिलीज हुई। साल 2023 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सीबीएफसी की तरफ से 21 मॉडिफिकेशन की डिमांड किए जाने की रिपोर्ट सामने आई। लेकिन इसके बाद फिल्म मेकर ने क्लेम किया कि बार बार रिव्यू होने के बाद टोटल कट्स और चेंजेस की डिमांड 127 तक पहुंच गई। इसी वजह से कभी आपको न्यूज में 21 कट सुनाई देंगे और कभी 127। लेकिन भाई, इन दोनों नंबर को एक ही ऑफिशियल ऑर्डर मत समझना। 21 मॉडिफिकेशन जो है वो एक शुरुआती स्टेज पर रिपोर्ट हुए थे, जबकि 127 कट फिल्म मेकर की तरफ से बाद में बताया गया कम्युलेटिव फिगर था। रिपोर्ट के बाद फिल्म में नेम्स, लोकेशन, पंजाब पुलिस के रेफरेंस और कुछ स्पेसिफिक वर्डिंग को लेकर ऑब्जेक्शन थे। लेकिन ऑब्जेक्शन सीबीएफसी फाइल पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ हमें थोड़ा संभल कर बोलना पड़ेगा। जो पब्लिक डोमेन से प्रूव है उसे फैक्ट कहेंगे और जो फिल्म मेकर का क्लेम है उसे क्लेम ही कहेंगे। अब पूरे विवाद का लीगल कंफ्यूजन समझ लो। अगर किसी फिल्म को सिनेमा हॉल में पब्लिक के सामने दिखाना है तो उसके लिए सीबीएफसी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। ये प्रोसेस सिनेमाटोग्राफी एक्ट के अंडर चलता है। लेकिन अगर ओटीटी और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का लीगल रूट अलग है। ओटीटी कंटेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के अंडर आता है। इसलिए ये कहना है कि फिल्म के पास सीबीएफसी सर्टिफिकेशन नहीं था, इसलिए ओटीटी पर रिलीज करना ऑटोमेटिकली इलीगल था। ये कंप्लीट लीगल एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन इसका उल्टा भी सही नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि ओटीटी पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं होता। ओटीटी प्लेटफॉर्म को एज क्लैरिफिकेशन करना होता है, ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म रखना होता है, और अगर गवर्नमेंट कोई वैलिड लीगल डायरेक्शन इशू करती है तो प्लेटफॉर्म को उसका कंप्लायंस करना पड़ता है। सीधी भाषा में समझो तो फिल्म एक ही है, लेकिन थिएटर का दरवाजा अलग अलग है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का दरवाजा अलग है। अब समझते हैं इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69 ए को। सेक्शन 69 ए सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ स्पेसिफिक परिस्थितियों में ऑनलाइन इंफॉर्मेशन या कंटेंट को ब्लॉक करने की पावर देता है। तो इन कारणों में देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता और कानूनी व्यवस्था से जुड़े मामले शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी अधिकारी ने फोन किया और फिल्म तुरंत हटा दी गई। इसके लिए एक तय कानूनी प्रक्रिया होती है। पहले कोई शिकायत, रिपोर्ट या सुरक्षा से जुड़ी जानकारी सामने आती है और इसके बाद एक कमेटी मैटर को एग्जामाइन करती है। कमेटी रिटर्न रिकमेंडेशन देती है और फिर कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑर्डर इशू करती है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर का कंप्लायंस करता है। इसके बाद रिव्यू मैकेनिज्म होता है। सतलुज के केस में गवर्नमेंट कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न से रिलेटेड रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन कंप्लीट रिटर्न ब्लॉकिंग ऑर्डर और कमेटी की डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिकली क्लियर फॉर्म में अवेलेबल नहीं दिखती। और यहीं से ट्रांसपेरेंसी का सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर किसी फिल्म को हटाया गया है तो पब्लिक को ये जानने का राइट होना चाहिए कि उसे हटाने का कंप्लीट और क्लियर बेसिस क्या था। अब भाई, बिना दोनों साइड समझे डिसीजन देना सही नहीं होगा। गवर्नमेंट से रिलेटेड साइड का कंसर्न ये बताया गया कि फिल्म की स्टोरी वन साइडेड हो सकती है। गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट है कि पंजाब के उस पीरियड में सिर्फ पुलिस ऑपरेशंस ही नहीं हुए थे। उस दौरान कॉमन सिटीजन्स और सिक्योरिटी पर्सनल पर भी टेररिस्ट अटैक हुए थे। अगर फिल्म सिर्फ एक साइड दिखाती है तो वो पूरे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को इनकम्प्लीट प्रेजेंट कर सकती है। ये कंसर्न भी बताया गया कि इस टाइप के सेंसिटिव कंटेंट का यूज सेपरेटिस्ट या एंटी इंडिया प्रोपागेंडा के लिए हो सकता है। अब फिल्म मेकर और फिल्म के सपोर्टर का साइड समझो। उनका कहना था कि फिल्म किसी टेररिस्ट या मिलिटेंट को हीरो नहीं बनाती। ये फिल्म एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की स्टोरी दिखाती है। एक ऐसा पर्सन जो मिसिंग लोगों की फैमिली के लिए ट्रुथ,
जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर रहा था। फिल्म के सपोर्टर ये भी कहते हैं कि अगर कोई इंसिडेंट कोर्ट या ह्यूमन राइट कमीशन के रिकॉर्ड में कुछ डॉक्यूमेंटेड है, तो उस हिस्ट्री को दिखाना ऑटोमेटिकली एंटी नेशनल नहीं माना जा सकता। तो एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर का कंसर्न है, दूसरी तरफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हिस्टोरिकल अकाउंटेबिलिटी और गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी का क्वेश्चन है। सही बात यह है कि दोनों साइड्स को डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर समझना चाहिए, सिर्फ इमोशंस के बेसिस पर नहीं। तो दोस्तों, पूरी कहानी का निचोड़ समझ लो। पहली बात, जसवंत सिंह कालरा और पंजाब के अनआइडेंटिफाइड क्रीमेशन केस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफिशियल रिकॉर्ड और कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है। दूसरी बात, फिल्म का सर्टिफिकेशन डिस्प्यूट भी रियल है। फिल्म के नेम्स चेंज हुए, फिल्म में मॉडिफिकेशन डिमांड किए गए और फिल्म मेकर ने बहुत ज्यादा कट्स मांगे जाने का एलिगेशन लगाया। तीसरी बात, ओटीटी से फिल्म हटाए जाने को इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी लॉ और सेक्शन 69 ए की पावर से कनेक्ट करके देखा गया, लेकिन फिल्म को हटाने के कंप्लीट रिटर्न रीजन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल अभी तक नहीं है। इसलिए ट्रांसपेरेंसी का क्वेश्चन अभी बाकी है। तो सतलुज को सिर्फ एंटी नेशनल फिल्म कहकर पूरा मामला खत्म कर देना सही नहीं होगा, और बिना किसी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स देखे ये कह देना भी कि गवर्नमेंट ने पूरा सच दबा दिया, ये भी जल्दबाजी होगी। तो सीधा सा फॉर्मूला याद रखो, फिल्म को फिल्म की तरह देखो, हिस्ट्री को ऑफिशियल और कोर्ट रिकॉर्ड से जरूर वेरीफाई करो, और गवर्नमेंट के डिसीजन को लो एंड क्लियर रिटर्न रीजन के बेसिस पर समझो। तभी हम सच के थोड़ा करीब पहुंच पाएंगे। अब आप बताओ, अगर किसी हिस्टोरिकल फिल्म को ओटीटी से हटाया जाता है, तो क्या गवर्नमेंट को उसका कंप्लीट रिटर्न रीजन पब्लिक के सामने रखना चाहिए? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना। मैं हूं डॉक्टर अरुण। धन्यवाद।